हाय एवरीवन, दिस इज सिमसी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, फर्दर टैक्स इंक्रीज करने की बात क्यों हो रही थी, क्या रीजन थे उसके पीछे के और लोगों का क्या रिएक्शन था। लास्ट में हमने देखा था कि ऐसी न्यूज आई थी कि मोनार्क फर्दर टैक्स इंक्रीज करने की बात कर रहा है। जैसे ही बात लोगों को पता चली, लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो अब साफ साफ दिखने लगा था। लोग अब अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मोनार्क टैक्स इंक्रीज करने की सोच रहा है, पर वो अपनी मर्जी से ही टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे बुलानी पड़ेगी मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। इसमें बेसिकली सभी स्टेट के लोगों को बुलाया जाएगा, बेसिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाएंगे और हर स्टेट का एक एक वोट होगा। 5 मई 1789 लुइस 16 एक असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल को बुलाता है और अपना प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस सामने रखता है। अगर लोगों की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आते हैं। वहीं जो थर्ड स्टेट है, जो कि सारी आम जनता को दिखाती है, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं 600 मेंबर। वुमेन्स इसमें अलाउड नहीं होती हैं। पीजेंट आर्टिशन की एंट्री असेंबली में डिनाई होती है। वोटिंग स्टार्ट होती है और वोट हम सब जानते हैं, जब नोबिलिटी की तरफ से एक वोट होगा, क्लर्जी की तरफ से एक वोट होगा और थर्ड स्टेट के लोगों की तरफ से एक वोट होगा। ये दोनों तो अपने भाई हैं, तो अब ये दोनों कर लेंगे मेजोरिटी और थर्ड स्टेट बेचारी रह जाएगी अकेली। और फर्दर टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल पास होता है। ये सब देखते हुए थर्ड स्टेट के लोग डिमांड करते हैं कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए। ये बेसिकली जो आइडिया होता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बुक है रोशियो के द्वारा लिखी गई है, इससे लिया जाता है। किंग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, तो थर्ड स्टेट के लोग गुस्से में बाहर निकलते हैं असेंबली के प्रोटेस्ट करने के चक्कर में। 20 जून को सभी लोग इकट्ठे होते हैं एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एट द ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस। ये जो मूवमेंट है ये पूरा लेड किया जा रहा है मिराव्यू और सेइस के द्वारा। मिराव्यू का जन्म एक नॉबल फैमिली में होता है। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस के अगेंस्ट की बात से सहमत होते हैं। वहीं सेइस की बात करें तो ये पीरिस्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉबल और क्लर्जी के लोग भी, जो अच्छे लोग हैं उनके, वो भी अब इस पूरे मूवमेंट में साथ देना चालू कर देते हैं। ये सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की, जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा। एक तरफ जहां नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की बुरी हालत है। क्यों है बुरी हालत? भयंकर ठंड हो रही है और ब्रेड हार्वेस्टिंग हुई है। सिंपली प्राइस ब्रेड का राइज हो रहा है। इसी चक्कर में ब्रेड का प्राइस राइज होते देख जो बेकर्स होते हैं वो इस सिचुएशन को और बस से बदतर बना देते हैं, सप्लाईज को रोक करके और उसकी जमाखोरी कर लोगों को घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद भी खाना नहीं मिल रहा है। सेम यही होता है। एक दिन लंबी लाइन होती है बेकरी के बाहर वुमेन्स की। बहुत देर तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी इनको ब्रेड नहीं मिली। वुमेन्स गुस्से में आकर के शॉप के अंदर घुस जाती हैं और इसी बीच न्यूज आती है कि किंग ने ट्रूप्स भेजे हैं लोगों की फसल बर्बाद करने के लिए। और ये रूमर होता है पूरे शहर में, पूरे विलेजेस में, एक विलेज से दूसरे विलेज तक फैलने लगता है। लोग अब फियर में आ जाते हैं और इसी फियर के चलते हुए लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमला करने लगते हैं वेपन्स की तलाश में। और ये फिर से वही स्टोरी पहुंच जाती है जो हमने शुरुआत के चैप्टर में देखी थी, वेस्टाइल की प्रिजन वाली। लूट होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, बुरी तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग तहस नहस करी जाती है, हर जगह रिवोल्ट चालू हो जाते हैं। और यही सब रिवोल्ट के चलते हुए लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज करता है नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल उनका, जो कि लिमिट करेगा पावर मोनार्क की। बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखेगा मोनार्क की पावर का। 4 अगस्त 1789 की रात को एक डिक्री पास कर जाती है। डिक्री बेसिकली आप एक ऑफिशियल ऑर्डर मान लें, जो कि अबॉलिश कर देता है फ्यूडल सिस्टम को, और जो टैक्सेस ले रहे होते हैं चर्चेस और स्टेट्स, जो कि हमने पढ़ा था थीट्स और टेल्स, वो हटा दिए जाते हैं। और जो भी लैंड ओन करी जाती है चर्च के द्वारा उन सबको कन्फेस्टिकेट किया जाता है। एज अ रिजल्ट पूरे 2 बिलियन लिब्र गवर्नमेंट एक्वाइर करती है। आप सोच रहे होंगे वाह वही सब कुछ बिल्कुल फेवर में जैसा हो रहा है हो गया, क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं आगे चैप्टर के। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस होता है ड्राफ्ट करने का नेशनल असेंबली के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पावर अब सेपरेट हो गई हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। किस तरीके से पावर जो डिवाइड हुए हैं, चलिए पहले वो देख लेते हैं।
पावर डिवाइड हुई है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। जो जज होगा वो भी एक वोट के आधार पर बनेगा, जो कि वोट दिया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स। क्या है ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन? बेसिकली एक्टिव सिटीजन वो लोग हैं जो 25 साल की उम्र से ऊपर के हैं, साथ में जो टैक्स पे करते हैं 3 दिन के लेबर के वेजेस के इक्वल। पैसिव सिटीजन वो लोग हैं जिनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। इसमें वुमेन्स भी आती हैं, चिल्ड्रंस भी आते हैं और यूथ जो कि 25 साल से कम उम्र का है। बेसिकली ये सभी एक्टिव सिटीजन अब जाकर के नहीं पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल असेंबली में, ये अपने वोट करेंगे इलेक्टर्स को। बेसिकली 50,000 मैन का एक ग्रुप समझ लीजिए जो कि वोट किया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब ये 50,000 लोग जो हैं ये बनाएंगे नेशनल असेंबली बाय सेम वोटिंग प्रोसेस, और नेशनल असेंबली में हमारे होंगे 745 मेंबर्स जो कि कंट्रोल करेंगे किंग को और मिनिस्टर्स को, पर जो एग्जीक्यूटिव अभी भी होगा वो होगा किंग। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात पर, जो कि बनाया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। एक एक करके हम ये सभी पॉइंट कवर करेंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के पास ये पावर है लॉ बनाने की नेशनल असेंबली में, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि कौन कौन वोटिंग कर सकता है। बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स की बात करी गई है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो 25 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, एक्सक्लूडिंग वुमेन, और साथ साथ में टैक्स पे करते हैं 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर। थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि आपको इलेक्टर और उसके बाद मेंबर ऑफ द असेंबली बनने के लिए एक पर्टिकुलर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए आप। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली ये स्टार्ट होता है एक डिक्लेरेशन के साथ, जो कि है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सिटीजन्स के राइट और मैन के राइट की बात करी गई है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सब की भी बात इसमें करी गई है। साथ ही साथ में इसमें बोला गया है कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि सिटीजन्स के इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। कि सच में मोनार्क इन सब बातों से एग्री करता है? जी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।